एक छोटा सा बच्चा, ना उसके पास कोई फ़ोन है, ना फ्यूचर का स्ट्रेस और ना ही किसी से कंपेयर होने का प्रेशर। वो जो मन करता है वही करता है, रोता है, हँसता है, गिरता है और फिर बिना किसी एम्बैरेसमेंट के उठ के चला जाता है। वो ट्रूली मीनिंग पे फ्री है और फिर टाइम फास्ट फॉरवर्ड होता है। सेम बच्चा बड़ा हो चुका है। अब उसके दिमाग में 10 चीज़ें चलती हैं कि लोग क्या कहेंगे, इस एज में मुझे क्या करना चाहिए, सिक्योर जॉब होएगी तो भाई बढ़िया होएगा वरना फिर दिक्कतें शुरू हो जाएँगी, रिस्क मत लो। और फिर एक दिन वो खुद से पूछता है, मैं इतना बड़ा कब से हो गया? इस सवाल पे एक आदमी ने पूरी ज़िंदगी सोचा। वो स्विट्ज़रलैंड से था, उसका नाम जीन जैक्यो रोज़ो समथिंग समथिंग था, जिसको हम प्यार से रोज़ बुलाएँगे। तो भाई रोज़ ने लोगों को देखा, किंग्स को देखा, कॉमन लोगों को देखा। उसने नोटिस किया कि जो पावर में है बस वही फ्री है और जो रूल्स को फ़ॉलो कर रहा होता है वो एक पिंजरे से बंद पंछी की तरह लगता है। और फिर उसने एक डेंजरस सी लाइन बोली, मैन इज़ बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। मतलब इंसान होता तो फ्री है पैदा, पर जैसे-जैसे वो बड़ा होता है धीरे-धीरे वो कई सारी बंदिशों में बंध जाता है। जैसे वो अपने परिवार के लिए काम कर रहा होता है, लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो खुद को प्रेज़ेंट करता है कि लोग उसके बारे में कुछ गलत ना सोचें, वगैरह-वगैरह। तो बेसिकली रूल जो तुमने नहीं बनाया होते तुम उसी को फ़ॉलो कर रहे होते हो। एक्सपेक्टेशन जो तुमसे पूछी नहीं गई होती, लाइफ़ का रोड मैप जो तुमने डिसाइड नहीं करा होता। तो भाई अब यहाँ पे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो क्या सोसाइटी बेकार है? तो क्या छोड़-छाड़ के जंगल चले जाएँ? नहीं, रोज़ू बोलता है बिना सोसाइटी के सेफ्टी नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है। पर प्रॉब्लम तब भी होती है जब सोसाइटी तुम्हें सर्व करने के लिए बोलती है और तुम सोसाइटी को सर्व कर रहे होते हो। इसीलिए उसने एक आइडिया दिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हम थोड़ी फ्रीडम देंगे पर सिर्फ तब जब हम सारे मिलके रूल्स बनाएँगे। तो भाई उसके इसी थॉट ने ना बाद में डेमोक्रेसी को जन्म दिया, जिसने किंग्स के जो गॉड गिवन पावर होता है कि भाई मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसको चैलेंज किया। लोगों ने आवाज़ दी, यहाँ पे रोज़ को एक हीरो मान लिया गया। अभी तक कहानी स्मूथ चल रही होती है और फिर तब एक सीन आता है जहाँ पे ऑडियंस बोलती है, रुको भाई, ये क्या बोल रहे हो? रोज़ जब मैन की बात करता है तो वो फ्रीडम, चॉइस, पार्टिसिपेशन, रीज़न की बात कर रहा होता है। लेकिन जब बात वुमेन पे आती है, तो उसकी टोन बदल जाती है। वो बोलता है, मैन आर एक्टिव, मतलब मैन एक्टिव होते हैं, वुमन इमोशनल होती है और मैन दुनिया सँभालते हैं, लेकिन वुमन घर और रिलेशनशिप सँभालती है। उसके हिसाब से वुमन की एजुकेशन का गोल सिर्फ यही था कि वो मैन को सपोर्ट कर पाए। फिर यहाँ पे भाई दिक्कतें आनी शुरू हो गई। सेम आदमी बोलता है फ्रीडम नेचुरल है, पर साथ ही बोलता है सबके लिए नहीं। आज के लेंस के हिसाब से देखो तो भाई वो थोड़ा समझ रहे हो मतलब फेमिनिज़्म के खिलाफ था। और यहीं से एक इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है कि ग्रेट थिंकर्स भी ना अपने टाइम की लिमिट से बाहर जाके नहीं सोच पाते। उनको भी उन्हीं बंदिशों में रह के फिलॉसफी देखनी पड़ती है। फिर भाई रोज़ आज क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि भाई फिलॉसफी का काम ही यही होता है। ये बंदा सही नहीं था या गलत नहीं था। तो भाई फिलॉसफी का काम बस ये होता है कि तुम्हारी सोच को जगाना। रोज़ ने हमें सिखाया फ्रीडम एक फाइट है, गिफ्ट नहीं। पावर हमेशा क्वेश्चन होनी चाहिए और इक्वालिटी अगर सिलेक्टिव हो तो वो इक्वालिटी नहीं होती। उसकी गलतियों से फेमिनिस्ट थिंकर आए, जेंडर रोल चेंज हुआ, यूनिवर्सल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हुआ। एंडिंग कहानी की यही है बस कि रोज़ परफेक्ट नहीं था, पर वो ऑनेस्ट था अपने सवालों के साथ। उसकी कहानी हमें यही सिखाती है कि सिर्फ चेन तोड़ना काफ़ी नहीं होता। ये भी देखना होता है कि चेन किस-किस के हाथ में है। जैसे कि भाई उसने सिर्फ आदमियों के बारे में सोचा, पर लेकिन जब बात औरतों पे आई तो भाई उसका तर्क ही बदल गया कि भाई औरतों का काम तो ऐसा ही होता है। तो बेसिकली ये। तो भाई इसीलिए आजकल शायद हम एक सवाल पूछते हैं कि क्या मैं अपनी लाइफ़ जी पा रहा हूँ या फिर मैं किसी और के रूल्स को फ़ॉलो कर रहा हूँ? Like and subscribe to my YouTube channel.